हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की, यानी कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अक्सर सीटेट या फिर आपका टीचिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की ये सभी लर्निंग थ्योरीज को पूछा जाता है, जिसमें कि कोहलबर्ग भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अपना योगदान देता है। तो आज हम इसी श्रृंखला में, जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आने भी वाला है। नेट के एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस थ्योरी से जुड़े हुए। तो आज हम इसी थ्योरी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कोहलबर्ग जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और एक एजुकेटर भी थे, जो कि अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए फटाफट से अपना थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जिससे कि आपको इसका एक ओवरव्यू पता चल जाए। जो कोहलबर्ग थे वो पियाजे की थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। जिस तरह से पियाजे ने विकास की अवस्थाएं बताई थी, उसी तरह से कोहलबर्ग ने उन विकास की अवस्थाओं में व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास किस तरह से होता है उसको उन्होंने इस थ्योरी में डिफाइन किया है। इन्होंने इसके लिए 3 लेवल बताए हैं। इस पूरे डेवलपमेंट के लिए जो मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है उसके लिए इन्होंने 3 क्या बताए, लेवल यानी कि स्तर बताए हैं। और इन तीनों ही स्तर के अंडर इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं, यानी कि हर एक लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो टोटल मिला के इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं किसकी, नैतिक विकास की। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने इस थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट को जोड़ा, जो था मोरल डिलेमा। यहाँ पर इनका मोरल यानी कि मोरालिटी से तात्पर्य है टेकिंग डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में डिसीजन लेना क्या कहलाता है, एक व्यक्ति की नैतिकता कहलाती है। और डिलेमा का अर्थ होता है कन्फ्यूज़न यानी कि दुविधा, कि हम किस राह पर जाएं, राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमें सही और गलत को चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही रास्ते हमें सही लगते हैं, कभी ऐसा होता है दोनों ही गलत लगते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूज़ किसे करें। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, नैतिकता से जुड़ी हुई जो दुविधा है, उसको इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। मोरल रीजनिंग क्या है, टू टेक डिसीजन, जो व्यक्ति है वो किस सीमा तक सही निर्णय ले पा रहा है या फिर कितने अच्छे डिसीजन ले पा रहा है, उसको यहाँ पर मोरल रीजनिंग से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये मोरल रीजनिंग है क्या, ये किससे जुड़ी हुई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी, जिसके बारे में पियाजे ने भी बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने किसे जोड़ दिया, मोरल डिलेमा को जोड़ दिया, मोरालिटी को जोड़ दिया। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो 72 बॉयज़ का उन्होंने सैंपल लिया, उन पर एक्सपेरिमेंट किया। इसी कारण इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। इनकी खुद की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ का ही सैंपल लिया, उसमें इन्होंने गर्ल्स को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनके सोचने समझने की जो तरीका है वो अलग होता है। वो इमोशनली थोड़ा ज़्यादा परिपक्व होती हैं, इमोशंस उनमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं, बॉयज़ हैं, वो जस्टिस बेस्ड डिसीजन ज़्यादा लेते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए था, इन्वॉल्व करना चाहिए था बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को, जिससे कि एक सही चीज़ें पता चल सकें। तो इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस चीज़ के लिए। अपने सैंपल में इन्होंने जिन 72 बॉयज़ को इंक्लूड किया था उनके सामने इन्होंने एक दुविधा रखी, जिसे डिलेमा का नाम दिया गया। एक पॉपुलर स्टोरी है इनकी, हाइंस डिलेमा। तो वो स्टोरी इनके सामने सुनाई गई, उसके आधार पर इनको दुविधा में डाला गया। तो इसलिए हमें पहले उस स्टोरी को जानना ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे की थ्योरी को अच्छे से समझ सकें। तो जो ये हाइंस है, ये एक व्यक्ति का नाम है, मैं यहाँ बना देती हूँ। ये एक व्यक्ति है हाइंस नाम का। इसकी वाइफ है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको एक डेडली डिसीज़ हो गई है, या कह सकते हैं ऐसी खतरनाक या जानलेवा बीमारी है जिसके लिए उसे मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये हाइंस क्या करता है, ये बराबर में कोई स्टोर या मेडिकल स्टोर कह सकते हैं या केमिस्ट है एक, उसके पास जाता है दवाई लेने के लिए।
वो जो केमिस्ट है, मान लीजिए कि ये दवाई सिर्फ उसी के पास मिल सकती है और किसी के पास नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने उस दवाई को इन्वेंट किया है, उसका आविष्कार किया है। और इसी वजह से वो केमिस्ट क्या करता है, हाइंस से काफ़ी सारे पैसे मांगता है, ज़्यादा पैसे मांग करके उस दवाई को बेचने की कोशिश करता है। लेकिन हाइंस के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जितने पैसे उसके पास होते हैं वो उसी के आधार पर उससे दवाई लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो केमिस्ट है वो मना कर देता है कि आपको इतने पैसे में लेनी है तो लो, वरना रहने दो। अब जो हाइंस है उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो मेडिकल शॉप पर क्या करे, चोरी कर ले और अपनी बीवी की जान बचा ले, या फिर अपनी जो वाइफ है उसको मरने दे और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके चले कि चोरी करना बुरी बात है और मैं चोरी नहीं करूँगा, ये मेरी ईमानदारी के खिलाफ है। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, वो इन दोनों रास्ते में से किसे चूज़ करेगा, ये दुविधा हाइंस के सामने आई। तो हाइंस क्या करता है, वो अपनी वाइफ की जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, इसलिए वो चोरी करके केमिस्ट के यहाँ पर दवाई को चुरा लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। ये स्टोरी उन बच्चों को सुनाई गई और उनसे पूछा गया कि क्या हाइंस ने सही किया या गलत किया। तो इसके आधार पर कोहलबर्ग को ये पता चला कि जो व्यक्ति है वो 3 स्तर पर अपना डिसीज़न लेता है। जो इन्होंने इसमें 3 स्तर दिए हैं और हर लेवल पर उसका डिसीज़न मोरालिटी के हिसाब से बदलता है। तो ये सारा इन्होंने अपनी थ्योरी में डिफाइन किया था, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके तीनों ही लेवल्स को और इसकी 6 स्टेजेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। सो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं। इसमें बच्चे की आयु 4 से 10 वर्ष हम मान सकते हैं। अलग अलग किताबों में या अलग अलग वीडियोस में आपको ये इसमें वेरिएशन मिल सकता है इसकी एज में, लेकिन ऑल ओवर हम मान के चलेंगे कि 4 से 10 साल तक के बच्चा इसके अंडर आता है। तो इसमें जो पहली स्टेज होती है वो है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट मोरालिटी। इस एज में बच्चे की जो मोरालिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, उसकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं होती है। वो किस आधार पर डिसीज़न कर पाता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, वो इस आधार पर डिसीज़न लेता है कि उसे जो पनिशमेंट मिल रहा है किसी कार्य के लिए वो कार्य उतना ही गलत है। अगर पनिशमेंट कम मिल रहा है तो कार्य थोड़ा कम गलत है, और अगर ज़्यादा पनिशमेंट मिल रहा है तो उस कार्य को उसे बिल्कुल नहीं करना है। और इसी पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा का भी पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली स्टेज है वो है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट मोरालिटी, यानी कि मोरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, सीधे सीधे परिणामों पर बेस्ड है उसकी मोरालिटी। तो यहाँ पर अगर हम हाइंस की स्टोरी को इससे कनेक्ट करें तो जब बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सैंपल में जितने बच्चे लिए गए थे उनसे जब क्वेश्चन किए गए तो वहाँ पर उन्होंने आंसर दिया कि हाइंस को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना गैरकानूनी है और उसके लिए उसको दंड दिया जा सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उस एज में बच्चे डिसीज़न किस आधार पर लेते हैं कि पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस आधार पर। सेकेंड स्टेज है पर्सनल रिवॉर्ड मोरालिटी। यहाँ पर बच्चा अपना जो डिसीज़न है या मोरालिटी है उसकी किस हिसाब से शो होती है कि उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। जो वो कार्य कर रहा है उसके बदले उसे कुछ ना कुछ चाहिए, तभी वो उस कार्य को अच्छा मानता है, अदरवाइज़ नहीं, तभी वो उस कार्य को करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि एक्शंस आर सीन इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स रेदर देन मोरल वैल्यूज़। कार्य को नैतिक मूल्यों के बजाय पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर भी हाइंस ने जो चोरी की थी उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो गैरकानूनी थी और उसके लिए उसको दंड दिया जा सकता है। अगर रिवॉर्ड मिलता तो उसको वो कार्य करना चाहिए था, अगर दंड मिल रहा है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए था। ऐसा उन बच्चों का मानना था जो 4 to 10 ईयर्स की एज के थे। सेकेंड लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल, इसे हम हिंदी में परंपरागत स्तर बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों की एज 10 to 13 ईयर्स होगी। यहाँ पर बच्चा किस हिसाब से अपनी मोरालिटी दिखाता है, गुड बॉय नाइस गर्ल मोरालिटी ये कही जाती है, इसका नाम है। इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि अच्छा व्यवहार सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने के बारे में है। ठीक है, ये वाली जो एज है उसकी या ये मोरालिटी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, वो सोसाइटी के द्वारा होती है। बच्चा बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करता है सोसाइटी के सामने और सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है।
उसको ये लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी दिखनी चाहिए, मेरे कार्य अच्छे दिखने चाहिए, किसे, समाज को। तो वो समाज के लिए यहाँ पर अपनी मोरालिटी शो करता है। तो यहाँ पर जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया तो हाइंस को लेकर के बच्चों का जवाब था कि हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे पति के रूप में उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए जो भी कर सकता है वह वो करेगा। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, कानून और व्यवस्था नैतिकता। यहाँ पर बच्चे की जो नैतिकता है वो इस पर आधारित होती है कि जो समाज ने नियम बनाए हैं उसके आधार पर हमें चलना चाहिए। रूल्स आर रूल्स, ये कह सकते हैं रूल्स आर एब्सोल्यूट, उनको चेंज नहीं किया जा सकता समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं। तो बच्चा क्या करता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसकी डेफिनेशन हो सकती है मोरल रीजनिंग कंसीडर्स सोसाइटल लॉज। ठीक है, तो इसको अगर हम हाइंस की कहानी से जोड़ें तो यहाँ पर बच्चों का जवाब था कि हाइंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि उसे कानून का पालन करना होगा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी। क्योंकि समाज के हिसाब से तो हम उन बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो यही मान करके बच्चे चलते हैं कि समाज ने नियम बनाए हैं उसको हमें फॉलो करने हैं। तो ये जो मोरालिटी की परिभाषा है बच्चों के विकास के हिसाब से बदलती जाती है, इसीलिए ये थ्योरी किसने दी थी, आपके कॉलबर्ग ने इस थ्योरी को दिया था इसी वजह से। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम उत्तर परंपरागत स्तर भी बोलते हैं। इसमें बच्चे की आयु 13 से 18 वर्ष होती है, 13 से 18 वर्ष। ठीक है, तो इसमें 5वीं स्टेज आती है हमारी सामाजिक अनुबंध नैतिकता, यानी कि सोशल कॉन्टैक्ट। इसकी परिभाषा हो सकती है रूल्स आर सीन एज सोशल एग्रीमेंट्स दैट कैन बी चेंज्ड व्हेन नेसेसरी। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाता है, जब बच्चा 13 साल से अप हो जाता है तो यहाँ पर वो ये समझता है कि नियम जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर हम बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नियम बन गए हैं तो उनको ही फॉलो करना है चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, अगर इसी को हम हाइंस के स्टोरी से जोड़ें तो यहाँ बच्चों ने कहा हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि मानव जीवन का संरक्षण जो है वो संपत्ति के अधिकार से अधिक मूल्यवान होता है और मौलिक है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो सोशल ऑर्डर बच्चे फॉलो कर रहे थे उसमें उन्होंने नियम बनाया था कि ईमानदारी और चोरी करना गलत है, ईमानदारी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर वो इससे भी अप लेवल पे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर वो संविधान से जुड़े हुए जो नियम हैं उनको ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं कि अपनी कंडीशन के हिसाब से उन सोशल ऑर्डर को बदल रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मोरालिटी, जिसे हम हिंदी में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहते हैं। इसमें ये जो स्टेज है ये सबसे हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग पहुँच पाते हैं इस स्टेज तक। इस स्टेज के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे महात्मा गांधी हैं या जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम काउंट करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ऊपर जा कर के दूसरों के भले के लिए सोचे, दूसरे को, जन का या फिर लोगों का एक बड़ा समूह उसके फ़ायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए जब काम किया जाता है तो वहाँ पर सार्वभौमिक नैतिकता होती है। चाहे उसके लिए खुद को कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन हमें किसका भला करना है, एक जन या लोगों के बहुत बड़े समूह को हमें फ़ायदा पहुँचाना है। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी परवाह किए बिना लोगों के भले के लिए काम किया था, तो इसलिए उनका नाम इसमें गिना जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है इन सभी में। तो ये थी हमारी कॉलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस और 3 स्तर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। अब आगे चल के देखते हैं कि इनके कुछ अलग नाम भी हैं। जितने भी ये स्तर हैं और स्टेजेस हैं, इनके कुछ दूसरे नाम भी हैं जिनसे इन्हें जाना जाता है। देखिए ये हैं, यहाँ पर हमने जितने भी अलग अलग नाम हैं उनको ऐड किया है, और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।